हम यूरोपीय संघ के इतिहास के बारे में जानें तो यूरोपीय संघ का इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर यूरोपीय संघ को जानें तो दुनिया में अगर यूरोप की स्थिति देखें, यूरोप महाद्वीप की, तो ये जो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार हुए उससे पहले यूरोप जो है, यानी मोस्टली सेकंड वर्ल्ड वार से पहले यूरोप दुनिया में छाया हुआ था। यानी अधिकांश जो देश थे वो यूरोप के ही नियंत्रण में थे, या तो इनके उपनिवेशवाद थे या इनके समर्थित सरकारें चल रही थी। तो यूरोप का इतना ज़्यादा दबदबा था सेकंड वर्ल्ड वार से पहले। तो अगर सेकंड वर्ल्ड वार की स्थिति को देखा जाए तो जनरली जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ वो यूरोप में ही हुआ, यानी यूरोप के देशों ने आपस में लड़ाई लड़ी। और इस आपस में लड़ाई का एक ही कारण था कि भाई प्राकृतिक संसाधनों की होड़ थी, सबको प्राकृतिक संसाधन चाहिए थे। और प्राकृतिक संसाधन क्यों चाहिए थे? क्योंकि यूरोप में औद्योगिक क्रांति का बहुत ही जबरदस्त विकास हुआ था या विस्फोट हुआ था, जिससे उद्योग को कच्चा माल चाहिए था और कच्चा माल के लिए प्राकृतिक संसाधन ही थे। इसलिए यूरोप वासियों का एक जगह से दूसरे जगह को अपना उपनिवेशवाद बनाना, आपस में लड़ना, होड़ मचाना, इसी की महत्वाकांक्षा क्या थी? सेकंड वर्ल्ड वार का जन्म लेना। तो जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो यूरोप का बहुत ज़्यादा पतन हुआ। हम जान रहे हैं कि भाई यूरोपीय संघ आखिर बना कैसे है, तो हमें सेकंड वर्ल्ड वार से ही इसको समझना होगा, तभी हम यूरोपीय संघ के उदय की कहानी को समझ सकते हैं। तो अब चलते हैं, सेकंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ? यूरोप का बहुत ज़्यादा पतन हुआ। कारण क्या है भाई? सेकंड वर्ल्ड वार यूरोप में ही लड़ा गया, यूरोप के देशों के बीच में ही लड़ा गया। और जो यूरोप की महाशक्तियाँ थीं, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, हॉलैंड हो गया आपका, ब्रिटेन हो गया आपका, और फिर ब्रिटेन का सहायता देने के लिए अमेरिका आ गया, और आपके जो भी यूरोप के बड़े बड़े देश थे उनके बीच में युद्ध लड़ा गया। और ये युद्ध लड़ा तो ये आपस में शक्तियां क्या हुई? कमजोर हुई। क्यों? क्योंकि युद्ध इतना भयंकर लड़ा गया था कि मानव इतिहास में इसको सबसे भयंकर युद्ध कहा जाता है। कहते हैं कि 6 से 7 करोड़ लोग इसमें मारे गए, सैनिक भी बहुत सारे मारे गए। आर्थिक, अब इससे और क्या हुआ? यूरोप को इससे राजनीतिक नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ और सैनिक नुकसान हुआ। ये कैसे? राजनीतिक नुकसान कैसे? कि भाई यूरोप के जो भी उपनिवेश थे वो धीरे धीरे अब स्वतंत्र होने लगे थे और यूरोप की मुट्ठी से जाने लगे थे, नए नए राष्ट्रों का उदय होना आरंभ हो गया था। तो राजनीतिक रूप से यूरोप को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस वर्ल्ड वार से। आर्थिक रूप का तो आपको समझ ही आ रहा है कि बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई, धन की बहुत ज़्यादा हानि हुई, उद्योग धंधे चौपट हो गए, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया गया, बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई क्योंकि कर्ज लिया गया। तो ये आर्थिक हानि हुई। और सैनिक हानि में आप देख ही रहे हैं, 6 से 7 करोड़ लोगों का मरना कम नहीं होता है। तो ये सैनिक हानि भी यूरोप को बहुत ज़्यादा उठानी पड़ी। अब जो यूरोप विश्व मंच पर दादागिरी कर रहा था, उसकी राजनीतिक जो भूमिका है पूरी तरह से खत्म हो गई थी। विश्व मंच पे यूरोप का ही दबदबा चल रहा था। अब वो क्या हो गया था? पूरी तरह से विध्वंस हो गया था उसका, वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। थोड़ी बहुत कहीं उपस्थिति बरकरार थी, जैसे भारत जैसे देश अभी 1945 में आज़ाद नहीं हुए थे, तो यहाँ कहीं थोड़े छोट मोट देशों में अभी उपनिवेशवाद चल रहा था, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर देशों का उपनिवेशवाद खत्म हो चुका था। तो यूरोप पूरी तरह से बर्बाद हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। अब भाई जब 1945 का दौर आया, सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया, तो अब 2 महाशक्तियों का उदय होता है। और वो 2 महाशक्तियां कौन सी हैं? एक तो है आपकी यूएसएसआर, जिसको आप सोवियत संघ रूस कहते हैं। ये क्या थी? साम्यवादी सर्वहारा विचारधारा की एक शक्ति थी। इसको समाजवादी शक्ति भी कहते हैं और कहीं कहीं तानाशाही शक्ति भी कहा जाता है। दूसरी महाशक्ति यूएसए आई, जिसको आप संयुक्त राज्य अमेरिका कह सकते हैं। ये क्या थी? उदारवादी थी, पूंजीवादी लोकतंत्र वाली व्यवस्था थी। तो ये 2 महाशक्तियां आपके सामने आई। और जब दोनों महाशक्तियां आई तो इनके आर्थिक हित आपस में टकराए। इन्होंने प्राकृतिक संसाधन अपने में करने के लिए, देशों को अपने में मिलाने के लिए गुटबाजियां आरंभ कर दी और कई सारे देशों को आपस में मिलाना इन्होंने आरंभ कर दिया, अपने आप को वर्चस्व की लड़ाई दिखाने के लिए कि मैं महाशक्ति हूँ। तो ऐसे दोनों महाशक्तियों ने वर्चस्व दिखाने के लिए गुटबाजी आरंभ कर दी। और गुटबाजी आरंभ करने से कहते हैं शीत युद्ध का दौर क्या हो गया?
आरंभ हो गया। अब इसको शीत युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाक्य युद्ध है। ये दोनों महाशक्तियां कभी भी आमने सामने नहीं आई, लेकिन इनके जो गुट में थे जो देश, उन्होंने आपस में इतनी लड़ाइयां लड़ी कि सारे देश बर्बाद हो गए। ये महाशक्तियां कभी भी आमने सामने अपने नहीं आई, तो इसलिए इसको शीत युद्ध कहा जाता है। 1945 से आरंभ हो गया। जब शीत युद्ध आरंभ हुआ तो अब और यूरोप के ऊपर मुसीबत आई। क्यों? क्योंकि जो यूएसएसआर है यानी सोवियत संघ रूस है, वो यूरोप का देश था और एशिया का भी आधा हिस्सा आता है, और अमेरिका यूरोप के देशों का साथी था। तो अब यूरोप का विभाजन आरंभ हुआ, जिसमें जो रूस है वो पूर्वी यूरोप का देश है, इसलिए पूर्वी यूरोप के जो देश थे और जो मध्य यूरोप के देश थे उनको यूएसएसआर ने अपनी तरफ मिला लिया, यानी सोवियत संघ रूस ने अपनी तरफ मिलाना उन्हें आरंभ कर दिया। और जो पश्चिमी यूरोप के देश थे जिनका वर्चस्व पूरी दुनिया में था, जिसमें फ्रांस थे, जिसमें आपके जर्मनी था, जिसमें आपका ब्रिटेन था, और जिसमें आपके हॉलैंड थे, पुर्तगाली थे, तो ये सारे जो पश्चिमी दुनिया के देश थे, पश्चिमी यूरोपीय देश जो थे, वो उनका दबदबा अभी था। मतलब कहने का मतलब ये है कि सेकंड वर्ल्ड वार से पहले विश्व मंच पर इनका अच्छा खासा वजूद था और ये पूरे विश्व पर राज्य कर रहे थे। ये अमेरिका के साथ चले गए, यानी दक्षिण जो यूरोप के देश हैं और पश्चिमी यूरोप के देश हैं वो यूएस के गुटबाजी में आ गए। तो यूरोप से इस प्रकार यूरोप का दो भागों में पतन हो गया या विभाजन हो गया, एक तो पूर्वी यूरोप में और एक पश्चिमी यूरोप में। अब यूरोप की स्थिति इससे जब ये विभाजन हुआ तो विभाजन से यूरोप की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई। अब जो पूर्वी यूरोप है और जो पश्चिमी यूरोप हैं वो एक दूसरे से नफरत करना भी आरंभ कर दिए और कई सारे उनके हित में टकराव हुए, और उससे पहले भी हित में टकराव थे, बाद में और हित के टकराव बढ़ने लगे। तो इस प्रकार ये तनातनी का दौर आरंभ होता है और यूरोप की स्थिति धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म होने लगती है। अब जो शीत युद्ध का आरंभ होता है तो इसमें दुनिया को दो खेमों में बांट देता है ये शीत युद्ध। एक तो पहली दुनिया में बांट देता है और एक दूसरी दुनिया में बांट देता है। जो पहली दुनिया है उस पहली दुनिया को यूएसए की दुनिया कहा गया, यानी जो देश यूएसए के पक्ष में थे उसको पहली दुनिया कहा गया, और जो यूएसएसआर के पक्ष में थे उसको दूसरी दुनिया कहा गया, दूसरी दुनिया। अब जो यूएसएसआर के पक्ष में थे उसमें कौन है आपका, उसमें आपका पूर्वी यूरोप है, आपका पूर्वी यूरोप हो गया, चीन हो गया और क्यूबा, एक द्वीपीय देश है जो अमेरिका के पास है। ये दूसरी दुनिया में चला गया, यानी यूएसएसआर के पास चला गया। और पहली दुनिया में अमेरिका के पास कौन था, ये पश्चिमी यूरोप के देश थे अमेरिका के पास, पश्चिमी, और कुछ दक्षिण अमेरिका के कुछ देश थे, जो दक्षिण यूरोप के कुछ देश थे वो भी अमेरिका के साथ चले आए। तो ऐसे पहली और दूसरी दुनिया बनी। अब हम एक और दुनिया देख लेते हैं। एक तीसरी दुनिया भी देशों को कहा गया। तो तीसरी दुनिया के जो देश हैं वो तीसरी दुनिया उनको कहा गया जो भाई इन दोनों के पक्ष में नहीं गए, यानी ना तो वो यूएसए के पक्ष में गए और ना ही वो यूएसआर के पक्ष में गए, उनको तीसरी दुनिया कहा गया। और तीसरी दुनिया का एक और बात है इनको कहना, क्योंकि ये नए नए स्वतंत्र देश हुए थे इसलिए उन्होंने किसी भी गुटबाजी में जाना उचित नहीं समझा, इसलिए इनको तीसरी दुनिया भी कहा जाता है। इसमें कौन थे, इसमें लैटिन अमेरिका के देश थे, अफ्रीकाई देश थे, एशिया के देश थे, अफगानिस्तान आपका इसी में था, भारत भी आपका इसी में था, इंडोनेशिया भी इसी में था, मलेशिया भी इसी में था, और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश भी इसी में शामिल थे। जो स्वतंत्र देश हुए थे उनको, और जो किसी भी गुटबाजी में नहीं गए, उनको तीसरी दुनिया का देश कहा गया। ये जो तीसरी दुनिया के देश थे ये मोस्टली वो देश थे जो यूरोप की स्थिति खराब होने पर, बिगड़ने पर वो स्वतंत्रता प्राप्त कर गए थे, आंदोलनों के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त कर लिए थे, इसलिए इनको तीसरी दुनिया के देश भी कहा जाता है। बहरहाल हम चलते हैं यूरोपीय संघ में। जब यूरोप का विभाजन हो गया और यूरोप की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो यूरोप में अब क्या होगा, शीत युद्ध का अपना चरम उत्कर्ष चल रहा था, शक्तियों का नया नया समीकरण चल रहा था। एक तरफ उदारवादी प्रजातंत्र चल रही थी तो दूसरी तरफ साम्यवादी गुट भी अपनी तरफ था। तभी
अमेरिका ने सोचा कि यदि मैं पश्चिमी जो यूरोप है, जो अमेरिका के गुट में था, अगर यहाँ पर मैं जल्दी से कुछ नहीं करता हूँ तो ये जो पूर्वी यूरोप है, पूर्वी यूरोप में जिसमें यूएसएसआर का प्रभुत्व है, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस का जो प्रभुत्व है, ये प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ जाएगा और बढ़ते बढ़ते ये पश्चिमी यूरोप के भी अपने कब्जे में ले लेगा। तो इस प्रकार यूएसएसआर क्या होगा, एक बहुत बड़ा महाशक्ति बनकर के उभरेगा और मेरी हार होगी। तो अमेरिका ने इस पश्चिमी यूरोप को हाथ से ना जाए तो यहाँ पर एक योजना लाई 1948 में। 1948 में एक योजना लाई, इस योजना का नाम था मार्शल योजना। मार्शल योजना, ये योजना कौन थी? उस समय पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था ट्रूमैन, और ट्रूमैन के जो स्टेट के सिक्योरिटी थे, स्टेट सिक्योरिटी, उनका नाम जॉर्ज मार्शल था, या जिसको आप स्टेट काउंसिल जो थे वो जॉर्ज मार्शल साहब थे। उन्हीं जॉर्ज मार्शल को भेजा ट्रूमैन साहब ने, वो कहा कि यूरोप में एक योजना लाएं, और ये योजना का दूसरा नाम भी दिया गया। इस योजना को रिकवरी प्लान योजना भी बोलते हैं, यूरोपीय रिकवरी प्लान भी बोलते हैं, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि यूरोप को डेवलप करने की एक नीति। अब इस मार्शल योजना में अमेरिका ने क्या करा कि ताकि जो पश्चिमी यूरोप है वो किसी की भी गुटबाजी में ना जाए, इसके लिए अमेरिका ने कुछ नीतियां बनाई। पहली नीति तो ये है कि भाई 12,000 करोड़ का 12,000 मिलियन डॉलर की मदद दी गई। किसको? पश्चिमी यूरोप के देशों को 12 बिलियन डॉलर की मदद दी गई। 12,000 नहीं, 12 बिलियन डॉलर की मदद दी गई। ये इसलिए दी गई कि भाई जो यूरोप के जो देश हैं, जो पूरी तरह से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, राजनीतिक रूप से पिछड़ गए हैं, जिनमें और भी युद्ध लड़ने की अब स्थिति में नहीं है, तो ये कहीं भी हार सकते हैं। यानी इसको जो यूएसएसआर है, सोवियत संघ रूस है, वो अपने में मिला लेगा। तो क्यों ना यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट किया जाए। डेवलपमेंट करेंगे तो ये देश अपने पैरों पर खड़े होंगे, और पैरों पर खड़े होने से ये यूएसएसआर के चंगुल से बच जाएंगे और सारे देश मेरे खेमे में रहेंगे। इससे मेरी भी शक्ति का संतुलन नहीं बिगड़ेगा। तो इसमें अमेरिका ने 12 बिलियन को डॉलर दिया। 12 बिलियन डॉलर क्यों दिया गया? कि भाई जो युद्ध से ग्रस्त यूरोप के क्षेत्र थे, युद्ध से ग्रस्त थे, वो अपनी क्षतिपूर्ति कर सके, जो उद्योग धंधे चौपट हो गए थे उनको ठीक किया जा सके, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं चरमरा गई थी उनको ठीक किया जा सके, जो व्यापार नहीं हो पा रहा था उसको ठीक किया जा सके, जो सैनिक रूप से आर्थिक क्षति हुई थी उन सैनिक रूप को भी ठीक किया जा सके, और यूरोपीय समाज को एकजुट किया जा सके, और ताकि उनमें एकता की भावना भरी जा सके और यूरोप की समृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके, तथा साम्यवाद के ये प्रभाव में ना आए, इसके लिए योजना बनाई गई। तो इसी को हम मार्शल लॉ भी बोलते हैं, मार्शल योजना बोलते हैं, जिसको यूरोपीय रिकवरी प्लान भी दूसरे नाम से जाना जाता है। तो इस मार्शल योजना का प्रभाव ये हुआ कि भाई यूरोप अब अपने पैरों पर खड़ा धीरे धीरे होने लगा। कौन सा यूरोप? पश्चिमी यूरोप। ये जो मार्शल योजना है, इसका प्रस्ताव यूएसएसआर को भी भेजा गया था, इसके निकटतम देशों को भी भेजा गया था, लेकिन यूएसएसआर ने इस योजना के पैसे लेने से मना कर दिया था, और इसके प्रभाव में जो देश थे उनको भी इस योजना का लाभ लेने से मना किया गया था। तो इससे फायदा ये हुआ कि यूरोप जो है अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। यूरोप की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी वो ठीक होने लगी, और यूरोप समृद्धि की डगर पर लौटने लगा। जब यूरोप समृद्धि की डगर में लौटने लगा तो यूरोप चूंकि क्या महाशक्ति था, उसने दुनिया देखी थी, सब पर अपना आधिपत्य उसका चरमराया हुआ था, बनाया हुआ था, उसने अपने सब पर आधिपत्य बनाया हुआ था, और विश्व मंच पर उसकी राजनीति का डंका बोला जाता था। यूरोप के देशों ने भी सोचा कि आखिर हमने क्या खोया,
इन्होंने आत्मचिंतन करा और इन्होंने आत्मचिंतन करके एक बात पाई कि भाई हम द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा बर्बाद हुए, और बर्बाद होने का एक ही कारण है कि हम लोग आपस में लड़े। और हम लोग आपस में क्यों लड़े? क्योंकि हमें प्राकृतिक संसाधन चाहिए थे, और प्राकृतिक संसाधन लेने के लिए हम लोगों ने आपस में लड़ाई लड़ी। कभी हम एक के ऊपर हमला करा तो दूसरे ने दूसरे के ऊपर हमला करा। तो ऐसा विचार पश्चिमी यूरोप के देशों ने आपस में किया। पश्चिमी यूरोप के देशों ने ये विचार किया, कर ही रहे थे, तभी अमेरिका ने इस मार्शल योजना के तहत 1949 में यूरोप के समक्ष एक संधि रख दी। उस संधि में ये किया गया कि भाई तुम हमारा साथ देना, हम आपका साथ देंगे, और अगर कोई देश दूसरे देश तुम्हारे ऊपर अगर कोई आक्रमण करें तो हम आपके साथ आएंगे और सारे यूरोप आपस में लड़ेंगे। तो इसको नाटो कहा गया, नाटो की संधि कहा गया। तो ये एक ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप में क्या हुआ, 1949 को वाशिंगटन में इसमें एक समझौता हुआ, और इस नाटो की फुल फॉर्म अगर आप देखें तो इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी अटलांटिक महासागर के आसपास के जो देश हैं उन देशों को मिलाकर के ये संगठन बनाया गया। तो अटलांटिक के आसपास जो देश थे उनको एक साथ किया गया और नाटो बनाया गया। तो इस नाटो में उस समय पर यूएसए भी था, अमेरिका था, कनाडा था, ब्रिटेन था, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल, बेल्जियम और नॉर्वे इसमें शामिल थे। इन सभी 12 राज्यों ने, इन सभी 12 देशों ने मिलकर के इस नाटो की स्थापना करी। तो नाटो बनने से अब जो यूरोप को एक स्थायित्व मिला, एक सुरक्षा मिली कि भाई नाटो बन गया, अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो अमेरिका हमारे साथ आएगा। तो इससे सुरक्षा की भावना आई, और जब सुरक्षा की भावना आती है तो साथ में शांति और समृद्धि भी लाती है। जब इनमें सुरक्षा की भावना आई तो इन्होंने कहा कि अब हमें कोई अपने में मिला नहीं सकता, ना कोई हमारा अहित कर सकता, तो क्यों ना अब हम विकास करें। तो यूरोप के देशों ने अब विकास की राह पकड़ी। विकास की राह में यूरोप में सबसे पहले सुधार ये किया गया कि भाई क्यों ना एक समझौता किया जाए। ये समझौता क्या होगा कि हम जो लड़े हैं, हम किस लिए लड़े हैं? हम इसलिए लड़े हैं क्योंकि हमें प्राकृतिक संसाधन चाहिए थे। तो क्यों ना हम इस प्राकृतिक संसाधनों के लिए एक योजना बनाएं, और जिसमें योजना ये रहे कि भाई जो कोयला और जो इस्पात है, उस कोयला और इस्पात के लिए एक संस्था बने। ये संस्था क्या करे, कोयला और इस्पात का पहले तो गणना करे, गणना करने के बाद ये देखे कि भाई किस देश को कितना कोयला और इस्पात चाहिए, वो उसको एक सस्ते दामों पर और एक उचित दामों पर दे, जिससे कोई देश दूसरे देश पर क्या ना करे आक्रमण ना करे, और कोयला और इस्पात आपस में मिल जाए, उनका भी उद्योग चलने लगे और हमारा भी उद्योग चलने लगे। तो इस उद्देश्य से 1952 में एक समझौता हुआ। इस समझौता में जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम और लग्जमबर्ग और नीदरलैंड जैसे देश शामिल हुए। इसको कोयला इस्पात समुदाय कहा जाता है। 1952 में इसकी स्थापना हुई। तो इसका जो इसका आरंभ किया गया था वो 1950 में इसका आरंभ हुआ था। 1950 में फ्रांस के जो उस समय के मंत्री थे जिनका नाम था शुमान, तो इस जो संगठन बना इसका शुमान योजना के नाम से इस संगठन को जाना जाता है, क्योंकि फ्रांस के मंत्री शुमान ने इसका आरंभ किया था, इसलिए इसको शुमान योजना कहा जाता है। इनका पूरा नाम था रॉबर्ट शुमान। इन्होंने ये योजना आरंभ की थी, कोयला इस्पात योजना। 1950 में योजना ये आरंभ की गई थी, 1952 में योजना लागू हो गई थी। तो इससे यूरोप में एक स्थायित्व आया और यूरोप की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये कहा गया, इसके उद्देश्य क्या थे, जो कोयला इस्पात था इसके उद्देश्य हम देखते हैं क्या क्या उद्देश्य थे इसके।